बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने CSS को स्टार्ट किया था और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कुछ टेक्स्ट के स्टाइल्स डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम कुछ और टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ में बॉक्स मॉडल को भी एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, सो हमने कल टेक्स्ट के मुख्तलिफ स्टाइल्स जैसे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्स्ट स्पेसिंग, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। साथ ही फ़ॉन्ट स्टाइल्स को भी डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम गूगल फ़ॉन्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर साथ में बॉक्स मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे आज के क्लास का जो फोल्डर है वो ओपन कर लेते हैं। सो ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक index.html फाइल बनाते हैं और इस index.html फाइल के अंदर हम बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं। हमारा आज का क्लास वो 6 क्लास है। ऑलराइट, बाहर एक CSS फाइल बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप CSS का एक फ़ोल्डर बनाएं, एक फ़ोल्डर बनाएं जिसका नाम हो CSS और उसके अंदर आपके पास सारे CSS के फाइल्स हो। एक तो नहीं होता है ना, मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं। तो अच्छी बात है कि CSS का एक फ़ोल्डर हो और उसके अंदर आपके पास style.css पड़ा हो। तो अब इस style.css को हम कैसे इसके साथ कनेक्ट करेंगे? हम लिंक टैग से कनेक्ट करेंगे और फिर href में उसका एड्रेस देंगे कि वो इस फाइल के मुकाबले में, इस index.html के मुकाबले में कहाँ पे पड़ा है। तो index.html के लेवल पे कौन सा फोल्डर है? CSS का फोल्डर है और उसके अंदर style.css है, तो हम CSS दे देंगे और फिर उसके अंदर style.css, तो स्लैश से उसको अलहदा करेंगे, सेपरेट करेंगे। स्लैश ये शो करता है कि CSS स्लैश style.css अगर आप लिखें तो कंप्यूटर को ये पता चलता है, ब्राउज़र को ये पता चलता है कि ये CSS एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर style.css है। फिर अगर CSS के अंदर लेट से assets का हमने फ़ोल्डर बनाया है, अगर यहाँ पे assets स्लैश CSS स्लैश style.css होगा तो उसका मतलब ये होगा कि assets का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर CSS का फ़ोल्डर है, फिर उसके अंदर style.css है। एक ही फाइल में अगर दो फोल्डर आ गए तो वो दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। एक ही फाइल के अंदर दो फोल्डर्स। हाँ, अगर इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर जिसके अंदर index.html है, इसके अंदर आप फोल्डर्स बनाएंगे, डायरेक्टली फाइल्स बनाएंगे, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बनाएंगे या फोल्डर्स के अंदर फाइल्स बनाएंगे, इन सबको ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अच्छा, समझ आ गई। अब यहाँ पे एक H1 बनाते हैं, ठीक है, और इस H1 को हम नाम देते हैं गूगल फॉर्म्स। ठीक है। अभी तक तो हमने, अगर मैं इस H1 का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? मैं इस H1 को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा यूजिंग द H1 टैग और मैं इसको स्टाइल करूँगा। तो इसका लेट से बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लू वायलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं वाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस HTML फाइल को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। सो जैसे ही मैं इसको खोल देता हूँ मुझे इस तरह का कुछ इस तरह का वेबसाइट मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर मैं अगर इस फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज़ करूँ और उस फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी में मैं कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हमने कल गिलसेंस यूज़ किया था, सही है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट HTML डिफाइंड फ़ॉन्ट्स है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पे वर्दाना भी यूज़ कर सकता हूँ और फ़ॉन्ट्स भी है, ओपन सेंस है, कुछ है, उन सब को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वापस गिलसेंस पे चला जाता हूँ और एक और वो भी ट्राई करते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कोरियर न्यू है, सिगो UI है कि क्या है, इसको ट्राई करते हैं। सिगो UI, ये भी एक सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। तो ये इस तरह है। चले आज इसको लेके चलते हैं। अगर मैं कुछ
आपको पता है पॉपिंस एक बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, पॉपिंस, ठीक है, बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट है, आप गूगल फ़ॉन्ट्स में उसको देख सकते हैं। अगर मैं अपने उस टेक्स्ट को पॉपिंस फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ, तो पॉपिंस तो हमारे पास डिफ़ाइन नहीं है, क्या करेंगे? तो उसके लिए ना गूगल फ़ॉन्ट्स को अपने किसी गूगल फ़ॉन्ट को अपने index.html में यूज़ करने के लिए हमें एक सिंपल काम करना है। वो सिंपल काम क्या है? आप यहाँ सर्च करें गूगल फ़ॉन्ट्स CSS, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट CSS जैसे ही आप यहाँ पे वो करेंगे, W3 स्कूल के इस लिंक को खोलें और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, लिंक। इस लिंक को कॉपी करें और ये आए और यहाँ पे इस style.css के लिंक से ऊपर पेस्ट करें ताकि ये पहले लोड हो जाए और फिर आप उसको style.css में यूज़ कर सके। अगर आप इसको बाद में कर लेते हैं तो ये style.css के बाद लोड होगा ना, तो शायद फिर मसले क्रिएट करे, शायद फिर काम भी ना करे। और ये जो फैमिली है, ये कौन सी फैमिली है? सूफिया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लेगा क्योंकि ये सोफिया उसको डाउनलोड भी करेगा, आपको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल ब्लिंक ऑफ आइज़ में होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये सोफिया फ़ॉन्ट पहले गूगल फ़ॉन्ट से डाउनलोड करेगा। और मैं पॉपिंस यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं बाद में इसको पॉपिंस में चेंज करता हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सोफिया को देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली बस आप सोफिया यूज़ करें। समझ आ रही है? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने उसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो आपने वो लोडिंग टाइम देखा? थोड़ा सा लोड उसने कर दिया क्योंकि वो CSS उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर रहा था। ये देखिए, अभी कैशे में पड़ा है तो अभी जल्दी जल्दी हो रहा है और हमारा फ़ॉन्ट वो चेंज हो गया है। मैं सोफिया फ़ॉन्ट नहीं चाहता, मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा पॉपिंस। सही है। अगर आपको दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए पॉपिंस के साथ, इसी लिंक को कॉपी करें, नीचे फैमिली में कोई और दे दें, आसान काम ये है। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये करें, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉपिंस दे देता हूँ, तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा, गूगल पॉपिन फ़ॉन्ट आ जाएगा। सही है। इस तरह कोई भी गूगल फ़ॉन्ट के अंदर कोई भी फैमिली है, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आए ना, तो ये नाम उसका कॉपी करें और इस फैमिली में इस नाम को दे दें, ठीक है। नोटोन, नस्तालिक, उर्दू, अगर कोई उर्दू का वो है, ओपन सेंस है, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हाँ, फैमिली इज इक्वल टू और उस फैमिली का नाम लेके जिस फैमिली को आप यूज़ करना चाहते हैं, और फ़ॉन्ट फैमिली में फिर उसी वैल्यू को आप दे दें। हाँ, लिंक वही होगा, लिंक में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब देखिए लिंक में क्या है, लिंक में गूगल fonts.googleapis.com/css फैमिली, ये इस CSS के इस फॉन्ट फैमिली के CSS को डाउनलोड कर रहा है। ये लिंक क्या कर रहा है, बस ये CSS है, हमारे कंप्यूटर में नहीं है, गूगल के कंप्यूटर पे पड़ा है। इट्स द सेम CSS फाइल जस्ट लाइक style.css। सही है, ये बिल्कुल इसी styles.css की तरह है, लेकिन हमारे कंप्यूटर पे नहीं है, गूगल के कंप्यूटर पे पड़ा है। अच्छा, तो कोई और अच्छा सा फ़ॉन्ट पॉपिंस के अलावा कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। सर ये लिंक जो है ये रेलवे यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात यह है, अगर आप किसी दूसरी जगह पे कर देते हैं तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे करें। तो मैं रेलवे यूज़ कर लेता हूँ लेट से, और मैं यहाँ पे इसको रेलवे कर देता हूँ। रेलवे फ़ॉन्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, सारे सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स बहुत अच्छे होते हैं अक्सर, ठीक है। तो इसी फ़ॉन्ट को लेके आगे चलते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ गूगल फ़ॉन्ट्स। मेक सेंस? ऑलराइट, बैकग्राउंड स्टाइल्स की तरफ थोड़ा आते हैं। हाउ वी कैन स्टाइल आवर बैकग्राउंड। एक डिव में यहाँ पे लेता हूँ, एक बड़ा डिव लेता हूँ, और उस डिव के अंदर देखिए, डिव की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर डिव में कोई टेक्स्ट, कोई चाइल्ड नहीं है तो उसका, और आपने हाइट और विड्थ भी उसको नहीं दिया, तो वो नज़र नहीं आएगा हमें वो डिव, वो कोई भी स्पेस को कवर डॉक्यूमेंट में नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको हाइट और विड्थ देंगे
तो वो उसी हाइट और विड्थ को कवर कर लेगा। ठीक है, तो मैं इस div को id दे देता हूँ कंटेनर id। क्या? कंटेनर। और किसी id से किसी एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करूँगा? कंटेनर। और फिर लेट से मैं उसका बैकग्राउंड कलर वो ऑरेंज कर देता हूँ। तो दैट इज़ हाउ वी कैन गिव अ कलर, अ बैकग्राउंड कलर टू एन एलिमेंट। लेकिन मैं अगर बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँ, मैंने हाइट और विड्थ उसका डिफाइन नहीं किया और उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो क्या मुझे ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है? नहीं, उसने कोई भी स्पेस वो कवर नहीं किया। मैं अगर इसको हाइट दे दूँ, लेट से मैं इसको हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल्स और मैं इसको विड्थ दे देता हूँ लेट से 500 पिक्सल्स। ठीक है, तो अभी हमें नज़र आएगा। अगर मैं इसके नीचे एक लिंक ले लूँ, इफ़ आई टेक अ लिंक अंडरनीथ इट, और ये लेट से सॉरी लिंक ए टैग है https qla.com.pk। ठीक है, और क्वांटम इसी लिंक को अगर मैंने एक नया लिंक बना दिया है और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये इसके नीचे आ रहा है। महमूद क्यों? इसने तो इतना स्पेस कवर किया हुआ है, स्टिल लिंक इसके नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? ये div जो है वो अलग टैग है। वो अलग टैग है। अगर मैं इसके लिंक के साथ एक बटन बनाऊं, ये भी एक अलग टैग है ना बटन। ठीक है, मैं अगर बटन बनाऊं और इस बटन में मैं कहूं कि लेट से रिफ्रेश द पेज, ये वो यप, ये देखिए रिफ्रेश द पेज सेम उसमें आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसने तो ये इतनी जगह घेरी हुई है, फिर भी ये दोनों इस लाइन में नहीं आ रहे, क्यों? उससे सेलेक्ट नाम तो बोलती हूँ, लेकिन उसके ये div के साथ है ना, उसके साथ दूसरे नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। और ये लिंक के दूसरे वाले जो है ये टैग वाले, इसके ये इंलाइन इसमें आ सकते हैं। इसमें आ सकते हैं, तो उस दूसरे को नाम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। तो div एक ब्लॉक एलिमेंट है, वो उसका अगर विथ 100% नहीं भी है तब भी वो अपने लाइन में किसी और को नहीं छोड़ेगा। और ये दोनों जो है ये इनलाइन एलिमेंट्स है, तो दो इनलाइन एलिमेंट्स एक ही लाइन पे आ सकते हैं। अच्छा, सही है। मैं सारे बॉडी पे इस फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ कि यार जो भी टैग हो उस पे ये फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो, तो अलग-अलग क्या सबको दूंगा, ऐसा करते हैं कि बॉडी को दे देते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस आप इस H1 में कोई दूसरा फ़ॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई नहीं करते, तब तक यही फ़ॉन्ट फैमिली सारे उस पे अप्लाई होगी। ठीक है, अगर आप किसी में फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहते हैं किसी एलिमेंट में, तो उसको सेलेक्ट करें, उसको दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली दे दें, तो वो ओवरराइट हो जाएगी। तो अब ये देखिए, ये इनका रेलवे फ़ॉन्ट फैमिली क्यों नहीं थी? इसलिए कि इनको मैंने नहीं दिया था ना। अब बॉडी को मैंने फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है, तो बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा और उसका जो उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो रेलवे हो जाएगी। ये देखिए, उसका इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज होगी। अब ये डिव है ना, दिस इज़ अ डिव, और इस डिव के अंदर मैं इस डिव को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। कंटेनर है, मैं इसका विड्थ जो है वो मैं परसेंट में करता हूँ, लेट्स से 100%। ठीक है, और इसका जो हाइट है वो मैं 400 पिक्सल्स कर लेता हूँ। तो ये पूरा का पूरा ये जगह कवर कर लेगा। ये 100% है, स्टिल यहाँ भी थोड़ी सी जगह बाकी है और यहाँ भी बाकी है, और आज हम बॉक्स मॉडल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों। तो अगर इस डिव के अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, या कोई और चिल्ड्रन आप इसको देते हैं, कोई और टैग्स इसके अंदर लिखते हैं, नो वरीज, यू कैन डू इट, राइट। मैं एक पैराग्राफ इसके अंदर लिखता हूँ, लोरम इप्सिलॉन, सही है। सो ये इस तरह आएगा, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, राइट। कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं इसे। अगर मैं बैकग्राउंड में, अब मैंने क्या दिया है, कलर दिया है। आप एक कलर, आप इमेज भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इमेज भी दे सकते हैं। फहद, हमने ये कौन से उसमें पढ़ा, जब हम इमेज को इंसर्ट कर रहे थे ना, तो हमने उसके लिए एक शर्त क्या पढ़ी थी?
आप वो इमेज कहाँ पे होनी चाहिए? वो कहीं भी हो सकती है कंप्यूटर में। मतलब पाथ देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि उसको उसके HTML के साथ ही करता है। एग्जैक्टली वो उसी फोल्डर के, आप ऐसा कह सकते हैं कि वो उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए जिसमें index.html, जो HTML उसको यूज़ कर रहा है उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। अगर वो मतलब डायरेक्टली नहीं होना, बस इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। अगर इसी फोल्डर के अंदर किसी और फोल्डर में है, नो वरीज, लेकिन इस फोल्डर के अंदर किसी सब फोल्डर में या इसमें होना चाहिए। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं इमेजेस का नाम दे दूंगा, और इसमें मैं अपने सारे इमेजेस को स्टोर करूँगा। और एक फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, एक अच्छी सी फ़ोटो ढूंढते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फॉरेस्ट इमेजेस में, और यहाँ पे मैं एक अच्छी सी फ़ोटो डाउनलोड कर देता हूँ, लेट्स से दिस फ़ोटो, राइट। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी अच्छी है, तो मैं इसको सेव इमेज कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड्स में सेव कर देता हूँ। बीजी बैकग्राउंड इसको मैं लेट से नाम दे देता हूँ bg.jpg। तो डाउनलोड्स के फोल्डर से मैं ये उठा दूंगा और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे इमेजेस के अंदर, ठीक है। अब अगर इस इमेज को लिसन अगर इस इमेज को हम बाहर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इमेज टैग यूज़ करेंगे, img टैग यूज़ करेंगे, और src के अंदर हम क्या देंगे? इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास bg.jpg है, ये देखिए। तो अब ये सारे इनलाइन है इसलिए एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये देखिए, सही है। हम ऐसा इमेज, हमें पता है कि हम ऐसे इमेज को इंसर्ट करेंगे, हमें ऐसा इमेज नहीं चाहिए, हमें इस डिव के बैकग्राउंड में एक इमेज चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की बजाय हम यहाँ पे दे देंगे बैकग्राउंड इमेज, और इस इमेज को हम कैसे पाथ देंगे? तो CSS में पाथ देने का सिंटेक्स ये है कि आप URL लिखेंगे और फिर कोट्स के अंदर आप उसका पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो इमेज कहाँ पे है? style.css के मुकाबले में इमेज कहाँ पे है? इमेजेस में है। तो हमें पहले CSS फोल्डर से बाहर निकलना होगा। style.css कहाँ है? CSS फोल्डर के अंदर है, तो हमें पहले बाहर निकलना होगा, फिर इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना होगा और यहाँ से हमें इमेज सेलेक्ट करना होगा। तो हम कैसे बाहर जाएंगे? डबल डॉट से बाहर जाएंगे। डबल डॉट्स जैसे ही हम लगा लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि इससे बाहर निकलो। बाहर फिर इसको ये देखिए, मुझे खुद वो सजेशंस दे रहा है, IDE को भी पता चल रहा है सिंटेक्स का। तो डबल डॉट्स और फिर स्लैश इमेजेस और फिर /bg.jpg। तो मैं अगर इसको सेव करूँ और यहाँ पे आ जाऊँ तो इसका जो बैकग्राउंड इमेज है इसमें ये आ जाएगा, सही है। अब मैं इसके कंटेनर के टेक्स्ट कलर को वाइट करना चाहता हूँ, तो कलर वाइट, ताकि हमें वो टेक्स्ट भी विजिबल हो कि ये इसके ऊपर है। अच्छा, अब इस इमेज के साथ आप खेल सकते हैं। बाज़ इमेजेस बहुत छोटी होती है, तो अगर उसके तो वो रिपीट होती है, ठीक है। अगर आप उसके रिपीटिशन को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट नन, नो रिपीट, सॉरी, बैकग्राउंड रिपीट, या रिपीट अगर हम कर लें तो देखते हैं कि ये रिपीट होता है कि नहीं। तो ये बड़ा इमेज है इसलिए रिपीट नहीं हो रहा। हम यहाँ पे लिख देंगे नो रिपीट। आप इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज से आप इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो का मतलब ये है कि ये बस जितना खुद इसका जितना साइज़ है बस उतना ही जगह घेरेगा। कवर का मतलब ये है कि ये इस पूरे कवर बहुत अच्छा होता है, हम कवर कर लेते हैं तो कवर इस तरह हो जाता है कि ये प्रॉपरली इस पूरे के पूरे इमेज को कवर करे। अगर आपका इमेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आप रिपीट नहीं चाहते, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आप बैकग्राउंड साइज क्या करें? कवर करें, तो वो उस इमेज को खींच देगा, इस फुल विड्थ कर देगा उस इमेज को, ठीक है। और कंटेंट से क्या होता है, कंटेंट भी देख लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कवर यूज़ होता है। कंटेंट बस जितना इसका साइज़ है वही ले आओ, और अगर हम इसको रिपीट करें तो अब रिपीट हो जाएगा। समझ आ गई? अगर आप इस रिपीटिशन को बंद करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये भी हटा दूँ ना तो ये रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
नो रिपीट करेंगे तो कंटेन से वो क्या हो जाएगा, वो अपने साइज में आ जाएगा, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर अपने फुल विड्थ और हाइट को एडजस्ट करेगा। ये देखिए इस डिफ के अंदर ये इतने स्पेस में एडजस्ट होता है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इमेज अगर उसको जूम करे, खींचे, जो भी करे, हमें फुल विड्थ पे इमेज चाहिए, तो उसके लिए फिर आप कवर करें। तो इसको खींच देगा और ये देखिए जूम कर दिया है इसने और इमेज को बराबर कर दिया है विद द साइज ऑफ द पैरेंट। सो दिस इज हाउ वी यूज बैकग्राउंड इमेजेस। आपको पता है आप ग्रेडियंट्स भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ इस बैकग्राउंड इमेज को, या इसको कमेंट नहीं करते, ये भी सही है, और एक और डिव बनाते हैं। चले, और इसके अंदर डायरेक्ट हम लॉरेम इप्सम लिख लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखते, नो वरीज, लिख सकते हैं। मैं इसको कंटेनर टू आईडी दे देता हूँ, सही है। सो कंटेनर 2, और इसको मैं हाइट और विथ यही देता हूँ। हाइट इसका 400 पिक्सल्स, विथ इसका कितना 100%, और इसका जो सही है, वेल एंड गुड। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास एक डिव है जिसका बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ, और ग्रेडियंट की वैल्यू आप बैकग्राउंड इमेज में देंगे। बैकग्राउंड इमेज में, अच्छा, ग्रेडियंट्स आपके पास दो किस्म के होते हैं। पहली बात तो ये है कि ग्रेडियंट किसे कहते हैं। ग्रेडियंट कहते हैं जब दो रंग आप इसमें मिले हों, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रंग एक दूसरे के साथ मिले हो, ऐसे नहीं मिले, पहले एक रंग शुरू हो, फिर दूसरा रंग हो, और दूसरे एक दूसरे के बीच में ब्लेंड हुए हो। मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि इसके बीच में एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री है, बल्कि वो एक दूसरे में मिक्स होके उससे दूसरा कलर वो बन जाए। जिस तरह रेनबो है, वो भी 7 कलर्स का एक ग्रेडियंट है। तो हम दो कलर्स का नॉर्मली वो बनाते हैं, ग्रेडियंट बनाते हैं। तो अगर यहाँ से एक कलर शुरू है और यहाँ पे दूसरा कलर है तो इसको लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच में एक सर्कल के फॉर्म में एक कलर है और फिर बाहर उस सर्कल के, मतलब अंदर एक छोटा सा सर्कल है उसमें एक कलर है, फिर उसके बाहर दूसरा कलर है, तो इसको फिर रेडियल ग्रेडियंट कहते हैं। आप तस्वीरें देख लें, आपको समझ आ जाएगी। मैं अगर यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट कर दूँ ना, ये देखिए, इसको कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट। ये एक डार्क ब्लू कलर है, इससे शुरू होके यहाँ पे राइट साइड पे स्काई कलर है, लाइट ब्लू कलर है, और बीच में ब्लेंड हुआ है, इसको लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं। मैं अगर इसके इसको रेडियल में कन्वर्ट करूँ तो फिर ये इस तरह का सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह के ग्रेडियंट्स हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम अपने डिफ्स को इस तरह के ग्रेडियंट्स देंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको देंगे लीनियर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी, सही है। और लीनियर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी में आप इसको ये बताएंगे कि ये कहाँ से शुरू होगा, मतलब जो हम कलर्स का सीक्वेंस देंगे, पहला कलर कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे आएगा या लेफ्ट साइड पे आएगा। तो हम इसको कह लेते हैं टू राइट। तो टू राइट का मतलब ये है कि लेफ्ट से शुरू होगा और राइट की तरफ जाएगा। तो पहले अगर हम पर्पल कलर यूज़ करें और फिर उसके बाद ऑरेंज कलर यूज़ करें, तो लेफ़्ट साइड पे आई गेस पर्पल कलर होगा और राइट साइड पे कौन सा होगा, ऑरेंज कलर होगा। ये देखिए, सो दिस इज़ आवर लीनियर ग्रेडियंट, दिस इज़ टू राइट। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड पे पर्पल हो और लेफ़्ट साइड पे वो हो, तो फिर इसको टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। तो टू लेफ़्ट का मतलब ये है कि राइट से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो पर्पल पर राइट साइड पे होगा, ठीक है। अगर आप इन साइड से, आप इन कॉर्नर से शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अगर चाहता हूं कि मैं अगर चाहता हूं, लिसन मेरी तरफ देखिए, मैं चाहता हूं कि पर्पल इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू हो और ऑरेंज यहाँ इस राइट बॉटम पे ख़त्म हो, तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, टू राइट बॉटम। टू राइट बॉटम, जहाँ पे ख़त्म होता है वो आपने लिखना होता है,
ये देखिए, तो पर्पल कलर यहाँ से शुरू हुआ है, तो वो ग्रेडियंट का इस तरह वो यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं ऐसे। सो दिस इज आवर लीनियर। आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, ऑरेंज आप यहाँ पे पिंक कर दें, मैं यहाँ पे 3 कलर भी आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको पिंक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ, सही है। वालेकुम सलाम। सो 3 कलर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग पसंद करते हैं 2 उसको। मैं अगर यहाँ पे ब्लू वायलेट कर दूँ, पिंक बहुत ही, सो दिस इज लाइक अ लीनियर ग्रेडियंट, सही है। 2 कलर्स का अच्छा है, पर्पल और ऑरेंज का अच्छा लग रहा था, तो इसको छोड़ देते हैं। सर ग्रेडियंट में जो होता है, हाँ ये 2 कलर आपस में मतलब मर्ज हो जाते हैं। हाँ, बीच में मतलब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी बाउंड्री है जिसके राइट साइड पे ऑरेंज कलर है और लेफ्ट साइड पे नो, वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड हुई होती, तो बाउंड्रीज आप ग्रेडियंट में नहीं बता सकते। और एनिमेशन में कैसे होता है, कलर चेंज होते हैं। बाउंड्रीज होती है लेकिन वो कलर पहले एक स्पेसिफिक कलर होता है, फिर वो दूसरा होता है। हाँ, वो हम जावास्क्रिप्ट से फिर करते हैं। जो चीज़ें स्टैटिक हो वो CSS से होती है, और फिर अगर वो पेज लोड हो जाए उसके बाद फिर चेंज हो, तो फिर वो चीज़ें जावास्क्रिप्ट से होती हैं। मुश्तबा ख़राश ऑलराइट। सो अच्छा, ये है हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट। आपको पता है आप रेडियल ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दे दूंगा और यहाँ पे मैं रेडियल ग्रेडियंट दे दूंगा, और इसको 2 कलर्स दे दें, पर्पल और ऑरेंज, और अब देखें बीच में से ये शुरू हुआ है और आउटसाइड फिर ऑरेंज कलर है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ये लेता है एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट, लेकिन मुझे रेडियल ग्रेडियंट का पता नहीं है कि ये क्या लेता है। इनसाइड, अच्छा देख लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो रेडियल ग्रेडियंट सर्कल, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर हम इसको सर्कल दे देना तो ये प्रॉपर सर्कल बनाएगा आई गेस, ये एलिप्स की तरह नहीं होगा। ये अब देखिए प्रॉपर सर्कल बन गया ना। अगर हम इसको सर्कल नहीं देते तो ये इन दोनों कलर्स को एडजस्ट करता है, ये देखिए इसको बिल्कुल, ये सर्कुलर शेप है इस पिंक कलर का, पर्पल कलर का, नहीं प्रॉपर सर्कल नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर सर्कल करना चाहते हैं तो एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट फिर आप सर्कल दें, तो इसको ये प्रॉपर सर्कल कर देगा। ये देखिए पूरा एक सर्कल है और फिर उसके बाद ऑरेंज कलर वो स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द रेडियल ग्रेडियंट एंड द लीनियर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं। अगर आप यहाँ पे ये देखिए CSS gradient.io, आप खुद ग्रेडियंट बनाएंगे और फिर उसका कोड यहाँ से कॉपी करेंगे। लेकिन आपको पता है अच्छे CSS ग्रेडियंट्स जनरेटर, या जनरेटर नहीं बल्कि वो क्या था यार, UI ग्रेडियंट्स था का एक वेबसाइट तक, कौन सा था, मेरे ख्याल से UI ग्रेडियंट्स। तो अब देखिए इसमें हमें पहले से डिफाइन कुछ ग्रेडियंट्स मिल रहे हैं। ये साउंड क्लाउड का ग्रेडियंट है, आप मुख्तलिफ ऑल ग्रेडियंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छे अच्छे ग्रेडियंट्स आपको मिलेंगे। ये देखिए सही है, सारे लीनियर ग्रेडियंट्स हैं आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपको अक्सर लोगों के वो कलर सेंसेस अच्छे नहीं होते तो वो बहुत बदसूरत कलर्स बनाते हैं। अब ये देखिए सॉलिड वॉल्ट कितना खूबसूरत ग्रेडियंट है, डीप सी स्पेस कितना खूबसूरत है, रॉयल, ये बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाए हैं। ये देखिए ब्राइट वॉल्ट, रेड ओशन, ये सब खूबसूरत है राइट, डार्क स्काइज, डीप स्पेस। सो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, मैं अगर लॉरेंसियम का वो ग्रेडियंट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये देखिए मुझे 3 कलर्स बता रहा है। इन कलर्स को मैं कॉपी करूँगा, फिर इसको कॉपी करूँगा और फिर इसको, ये देखिए मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट
और टू राइट, बाय डिफ़ॉल्ट टू राइट होता है, अगर आप टू राइट ना भी दे तो वो काम करेगा। एक कलर ये है, दूसरा कलर कौन सा है, फिर ये है, क्लिक करें कॉपी खुद हो जाएगा, फिर ये कलर है और फिर उसके बाद ये कलर है। तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ पे आ जाऊं तो आप देखें वही ग्रेडियंट मेरे पास भी आ गया है। मैं इसका कलर वाइट कर देता हूं ताकि इसका फ़ॉन्ट हमें फिर दिखाई दे। समझ आ गई? आप ऐसा करें, एक गूगल फ़ॉन्ट को यूज़ करें और साथ ही बैकग्राउंड 3 डिव्स बनाएं, एक को बैकग्राउंड कलर दे, दूसरे को बैकग्राउंड इमेज दे और तीसरे को लीनियर ग्रेडियंट दे। जल्दी, अच्छा आपके पास सिर्फ 10 या 15 मिनट्स है और फिर उसके बाद बॉक्स मॉडल शुरू करते हैं। एक दूसरे के अंदर बने या बाहर? नहीं, वो एक दूसरे नहीं, पेरेंट चाइल्ड नहीं होगा बल्कि एक दूसरे के बाहर होंगे। सही है। इंडिपेंडेंट डिव्स बनाएं और एक को बैकग्राउंड कलर दे, दूसरे को बैकग्राउंड इमेज दे, तीसरे को लीनियर ग्रेडियंट दे एज अ बैकग्राउंड, और एक गूगल फ़ॉन्ट भी यूज़ करें अपने चॉइस का। एक चूज़ करें, मेरे ये न रेलवे होगा न पॉपिंस होगा, कोई और चूज़ करें और फिर कंटिन्यू करते हैं बॉक्स मॉडल को। प्लीज़ क्विक करें, ठीक है? ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं बॉक्स मॉडल को। व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल? नाम बहुत फैंसी है, राइट? लेकिन क्या है, बहुत ही आसान चीज़ है। The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element and may have width, height, padding, borders, and margins. In simple terms, हर एक HTML element उसको हम एक box consider करते हैं। हर एक HTML element को हम as box consider करते हैं। और देखिए box के 3 चीज़ें हो सकती है। Listen, गौर से सुने। ये 2 एलिमेंट्स है, ठीक है? ये 2 HTML एलिमेंट्स हैं। ये 2 HTML एलिमेंट्स अगर जो भी है, चाहे लिंक है, चाहे पैराग्राफ है, हेडिंग है, डिव है, इन सब HTML एलिमेंट्स को हम एज बॉक्स ट्रीट करते हैं। और बॉक्स का क्या होता है, जब आप मल्टीपल बॉक्सेस एक दूसरे के साथ रखते हैं तो क्या होता है, उस बॉक्स के अंदर कुछ होता है, कुछ कंटेंट होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। अब एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में फासला होता है, उस फासले को भी आप बॉक्सेस के बीच में स्पेसिफाई कर सकते हैं या फासला ख़त्म कर सकते हैं, फासला ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी फासला दे सकते हैं। इसी तरह से किसी बॉक्स के अंदर अगर उस बॉक्स को आप खोल दें तो उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उन चीज़ों के बीच में, उस कंटेंट के बीच में और बॉक्स के बॉर्डर के बीच में भी आप अपने मर्ज़ी का कोई भी स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह आप बॉर्डर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो सेम CSS में भी बॉक्स मॉडल का मतलब यह है कि हर एलिमेंट को हम एज अ बॉक्स कंसिडर करते हैं और जिस तरह बॉक्स की बाहर किसी दूसरे बॉक्स के साथ, जिस तरह बॉक्स का टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट होता है, इसी तरह हर एक HTML का टॉप, लेफ्ट, बॉटम और वो होता है और उसका एक पैडिंग होता है। उसको पैडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड ऑल दिस स्टफ। अब बहुत फैंसी टर्म्स है, क्या मतलब है, मार्जिन किसे कहते हैं, सो ऑन। आपको पता है महमूद, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो इस इमेज और ये दोनों डिफरेंट डिव्स है ना, ये दोनों डिफरेंट डिव्स है, तो इन दोनों डिव्स के बीच में कोई भी फासला नहीं है। 2 HTML, अब ये H1 एक HTML एलिमेंट है, एक टैग है, और ये डिव भी एक टैग है, लेकिन दोनों के बीच में फासला है। तो कैसे हम इस फासले को, क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या हम इस डिव को इस दूसरे डिव से थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, बीच में कोई फासला ला सकते हैं? या 2 HTML एलिमेंट्स के बीच में फासले को मार्जिन कहते हैं। 2 HTML एलिमेंट्स के बीच में फासले को मार्जिन कहते हैं। जैसे आप इस H1 और इस पहले डिव के बीच में देख रहे हैं, ये जो फासला है इसको हम मार्जिन कहते हैं। इसी तरह से इन दोनों के बीच में मार्जिन है नहीं है। और मार्जिन सिर्फ टॉप नहीं होता, मार्जिन टॉप, अब देखिए गूगल, ये जो H1 है इसने ऊपर भी मार्जिन लिया है, नीचे भी मार्जिन लिया है, लेकिन लेफ्ट और राइट मार्जिन इसने नहीं लिए।
लेकिन इन डिफ्स के ना टॉप मार्जिन है, ना बॉटम मार्जिन है, ना लेफ्ट ना राइट। तो कहने का मकसद ये है कि एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में फासले को मार्जिन कहते हैं। और मार्जिन ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन हो, लेफ्ट और राइट मार्जिन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें, दोनों के बीच में कोई भी फासला नहीं है, तो अगर हम इनको एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज़ मार्जिन्स। तो मैं अगर इस डिफ को इस पहले डिफ से दूर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मार्जिन यूज करूंगा। और कौन सा मार्जिन? मार्जिन टॉप। सही है। और मार्जिन टॉप लेट से मैं 20 पिक्सल्स यूज कर लेता हूं कि यार 20 पिक्सल्स, तकरीबन 20 डॉट्स एक दूसरे के पीछे कर लें, इससे 20 वो बनता है। ये देखिए, ये 20 पिक्सल्स है। सही है। तो अब इन दो डिफ्स के बीच में इस डिफ को मैंने मार्जिन टॉप दे दिया है। अब ये भी बिल्कुल इनके साथ चिपके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इनको भी थोड़ा सा धक्का दे दूं, थोड़ा सा खाली स्पेस हो इस डिव और इन नीचे HTML एलिमेंट्स के बीच में। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम भी मैं 20 पिक्सल्स कर लेता हूं। तो ये देखिए 20 पिक्सल्स, ये इसने ये नीचे जगह भी कवर कर ली, धक्का दे दिया इसके पीछे, इसके नीचे जो HTML एलिमेंट्स आ रहे थे। इसी तरह से मैं अगर इसके विड्थ को 90% करूं, मैं इसको मार्जिन लेफ्ट भी दे सकता हूं, और मार्जिन लेफ्ट में लेट से 30 पिक्सल्स दे देता हूं। ठीक है। तो ये 30 पिक्सल्स लेफ्ट से मूव हो जाएगा, ये देखिए। सही है। और अब हम स्क्रोलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 100% उसने विड्थ घेरा हुआ है और 30 पिक्सल आपने यहाँ पे दे दिया है, तो वो एक्सपेंड हो गया है। दो ऑप्शंस है आपके पास, आप या तो इसका विड्थ कम करें और या इसका ओवरफ्लो जो है वो हिडन करें। अब ये ओवरफ्लो हो रहा है हमारे नॉर्मल व्यू पोर्ट से, ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। व्यू पोर्ट हमने बताया था कि जो वेबसाइट में जो जगह हमें नजर आ रही है ये व्यू पोर्ट है। तो व्यू पोर्ट से ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो आप इसको हिडन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरफ्लो एक्स और वाई, यानी हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो को हिडन करना चाहते हैं, सो ओवरफ्लो एक्स यूज करें। तो ये स्टिल हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं गलत जगह पे ओवरफ्लो को यूज कर रहा हूं। मुझे बॉडी पे यूज करना चाहिए। अगर बॉडी से कोई ओवरफ्लो हो हॉरिजॉन्टली, तो उसको हाइड करना चाहिए। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग खत्म हो गई। मैं ओवरफ्लो एक्स हिडन भी छोड़ देता हूँ, इसका विड्थ 90% कर लेता हूँ ताकि हम इसके साथ खेल सकें। ठीक है। 30 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स दूंगा ना, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा राइट साइड पे। ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से लेता है, और राइट से वो अगर 30 पिक्सल लेगा तो लेफ्ट वाला ख़राब होगा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो बस लेफ्ट से लेता है। आप मार्जिन राइट भी दे सकते हैं। अच्छा, समझ आ गई? सो दीज आर मार्जिन्स। अब देखिए, मैं इस बटन को भी थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बटन को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, लेट से 20 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स कर लेते हैं, 20 के उससे थोड़ा सा हटते हैं। तो ये देखिए, ये 15 पिक्सल्स का मार्जिन लेफ्ट आ गया। अब अगर हम इसको मार्जिन टॉप देंगे 20 पिक्सल्स का, तो ये नीचे जाएगा, राइट। तो इसके साथ ये भी नीचे चला गया है। ठीक है, ये भी नीचे चला गया है, इसलिए कि इनलाइन एलिमेंट से एक को आप मार्जिन दे दे तो वो दूसरा भी उसके साथ नीचे आ जाता है। सही है। सो वी कैन गिव मार्जिन्स टू एवरी। अच्छा, आप ना अब ये मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट, आप इसको एक ही प्रॉपर्टी में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने मार्जिन टॉप और लेफ्ट को एक ही वैल्यू, मार्जिन टॉप और बॉटम को एक ही वैल्यू दी है। तो मैं मार्जिन को 3 तरह से यूज कर सकता हूं। सिर्फ मार्जिन लिखें, और मार्जिन में अगर आप सिर्फ 2 वैल्यूज देंगे ना, सिर्फ 2 वैल्यूज, तो पहली जो वैल्यू है वो टॉप और बॉटम की कंसिडर होगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट की कंसिडर होगी। तो मैं टॉप और बॉटम पे 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट पे 30 पिक्सल्स देना चाहता हूं। तो और ये मैं अगर हटा भी दूं तो कोई मसला नहीं। सही है।
अब देखिए राइट वाला मार्जिन मैंने दे दिया है क्योंकि ये लेफ़्ट और राइट दोनों पे 30 पिक्सल्स अप्लाई होता है, लेकिन ये इस तरफ मूव नहीं हुआ क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से मार्जिन्स लेता है, राइट साइड को इग्नोर करता है अगर उसका बहुत असर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्जिन है यहाँ पे। अच्छा सही है। अगर आप सिर्फ एक वैल्यू दे देते हैं तो सिर्फ एक वैल्यू का मतलब है कि चारों तरफ 20 पिक्सल्स अप्लाई करो, ठीक है। तो मैं अगर ये करूं तो ये थोड़ा सा 10 पिक्सल इधर हो जाएगा क्योंकि पहले इसका कितना मार्जिन लेफ्ट था 30 पिक्सल्स, ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मूव हो गया है, तो ऑल साइड पे 20 पिक्सल्स अप्लाई हो जाता है अगर आप मार्जिन को एक वैल्यू देते हैं। आप एक मार्जिन को 4 वैल्यूज भी दे सकते हैं। मार्जिन राइट जो था हाँ। वो सेम उसमें हाँ सेम था ना, मैंने आपको क्या बताया, अगर वो 30 पे उसने ऑलरेडी काफ़ी जगह यहाँ से काफ़ी मार्जिन है, रखा हुआ है। हाँ लेफ्ट की वजह से लेफ्ट की वजह से ना, तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी यानी ये मार्जिन जो है ये 50-60 पिक्सल 60-70 पिक्सल्स है। सही सही वो उसी से कम करेगा। हाँ कम करेगा। अगर ये इसको आप किसी और प्रॉपर्टी से राइट पे धक्का देंगे ना तो फिर ये कोशिश, अगर ये राइट अलाइन होगा या इसकी विड्थ 100% होगी और फिर आप मार्जिन राइट दे दें तो फिर वो शो होगा, ठीक काम करेगा। लेकिन ये कॉमन सेंस भी है ना, कैसे वो उसको राइट से धक्का दे। राइट मार्जिन राइट का मतलब ये है कि राइट साइड पे इसके जो एलिमेंट है उससे 20 पिक्सल इसको मतलब उसको उस एलिमेंट को 20 पिक्सल्स राइट पे धक्का दो। लेकिन अगर उसके राइट पे कोई एलिमेंट नहीं है और इसके राइट पे पेज का एंड है, व्यू पोर्ट का एंड है, तो फिर इसको 30 पिक्सल का धक्का दे दो टुवर्ड्स लेफ्ट, मार्जिन राइट अगर आप करते हैं। और अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को 30 पिक्सल राइट पे मूव करेगा। लेकिन अगर एलिमेंट नहीं है, जिस तरह यहाँ आप मार्जिन लेफ्ट पे देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड पे कोई एलिमेंट है नहीं है, तो हमने जब इसको 20 पिक्सल्स मार्जिन दे दिया है तो अगर एलिमेंट होता तो ये उस एलिमेंट को उस तरफ धक्का देता या खुद इस तरफ हो जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि पेज का एंड है तो खुद इस तरफ हो रहा है। अब मार्जिन राइट हम दे रहे हैं तो मार्जिन राइट क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके राइट साइड पे एलिमेंट नहीं है और ये पेज से 30 पिक्सल ले रहा है, तो पेज से तो ऑलरेडी ये 70 पिक्सल्स इस तरफ है। हाँ तो इसलिए ये वो मार्जिन हमें नज़र नहीं आ रहा। नहीं, ओवरफ्लो की बात नहीं है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पेज के राइट से यहाँ तक जो फासला है वो 70 पिक्सल्स है। आपने कितना दिया है? 20 पिक्सल्स दिया है, तो ये ऑलरेडी उसमें आ रहा है ना, तो इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं अगर यहाँ पे मार्जिन राइट को ओवर राइट करूँ, कैसे ओवर राइट करूँगा? बस मार्जिन के नीचे मार्जिन राइट में लिख लूँगा, इसको मैं 120 पिक्सल्स कर दूँगा, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं अगर इसको 200 पिक्सल्स कर लेता हूँ, बिहेवियर चेक करते हैं ना कि ये कैसे बिहेव करेगा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने मार्जिन लेफ़्ट दिया हुआ है। अगर हम मार्जिन लेफ़्ट हटा देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए फिर भी नहीं हो रहा। सही है, तो मार्जिन राइट मेरे ख्याल से ज़्यादातर उस पर अप्लाई होता है अगर इसके राइट साइड पे कोई एलिमेंट्स हो। ये ओवरफ्लो की वजह से नहीं, ओवरफ्लो की वजह से नहीं, बल्कि आप ऐसा कंसिडर करें कि जब तक राइट साइड पे एलिमेंट्स नहीं है तो मार्जिन राइट अप्लाई नहीं होगा। बस ये जहन में रखें। ओवरफ्लो हम लोगों ने बंद किया हुआ है, तो ये उस तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता है। नहीं, शिफ्ट होगा लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। जो राइट साइड पे वो शिफ्ट होगा ना, वो उसको कट कर लेगा उसी साइड पे। मैं दिखाता हूँ आप मार्जिन, मैं अगर इसको 120 पिक्सल्स करूँ ना, ये देखिए सबर, मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट 220 पिक्सल्स कर लेता हूँ। अब इसमें ये सारे टेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये देखिए वो चला गया है लेकिन वो कंटेंट हमें नज़र नहीं आया। ठीक है, सही है। तो ये अच्छा, मार्जिन को आप 4 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे होगा? पहली वैल्यू टॉप की होगी, फिर क्लॉकवाइज आए, फिर नेक्स्ट राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट साइड। तो ये 20 पिक्सल्स में ऊपर करना चाहता हूँ, लेट से 15 पिक्सल्स में राइट पे करना चाहता हूँ, मैं लेट से 30 यहाँ पे करना चाहता हूँ और 20 नीचे करना चाहता हूँ, और फिर लेफ़्ट पे लेट से मैं
उधर मैं कितना करना चाहता हूँ 25 पिक्सल्स। तो कैसे काम करेगा, फर्स्ट वाला कमेंट कैसे लिखेंगे इस CSS में, इस तरह, ठीक है। फिर स्टार लगाएंगे, फिर इस तरह, और इसके बीच में कमेंट लिख सकते हैं। तो पहली जो वैल्यू है वो किस लिए है, टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू राइट, तीसरी बॉटम, और चौथी लेफ्ट। शाबाश, सही है। ये 25 है, ये 30 है, ये 20 है, और ये राइट साइड पे अप्लाई नहीं है। सो दिस इज द मार्जिन। और मार्जिन समझ आ गई ना, किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं, कोई भी एलिमेंट वो बॉक्स कंसिडर होता है और उसको हम मार्जिन दे सकते हैं। द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ बॉर्डर्स, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर स्पेस क्रिएट करने के लिए मार्जिन यूज होता है। यू कैन से इट इज द स्पेस बिटवीन टू एलिमेंट्स। पैडिंग किसे कहते हैं? अब आप अगर इस डिव को देख लें, इस डिव में ये जो टेक्स्ट है, इसके अंदर जो कंटेंट है, डिव के अंदर जो भी एलिमेंट है या कंटेंट है, ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है। अगर आप बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको क्या कहते हैं, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है इसको पैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडिंग। और बाय डिफॉल्ट पैडिंग 0 होती है। तो आप पैडिंग भी दे सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मार्जिन हम देते हैं, एक वैल्यू देंगे तो वो पैडिंग सब पे अप्लाई होगा, दो वैल्यूज देंगे तो पहला वर्टिकल टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा, दूसरी वैल्यू वो लेफ्ट राइट पे। आप हर एक को अलहदा भी दे सकते हैं, और सिर्फ मार्जिन को अगर आप 4 वैल्यूज दे देते हैं तो वो उस तरह उसी सीक्वेंस पे अप्लाई होते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं इस कंटेनर 2 को थोड़े से वो पैडिंग भी दे देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे 15 पिक्सल्स पैडिंग दे देता हूँ। सो ये देखिए गौर से, अच्छा सारे लेफ्ट राइट और हर जगह पे 15 पिक्सल्स वो अप्लाई हो जाए, सही है। ये देखिए, इसको पैडिंग कहते हैं। मैं इसको और भी ज़्यादा करता हूँ ताकि और भी खूबसूरत लगे। मैं इसको 20 पिक्सल्स कर लेता हूँ चारों तरफ, सही है। अगर आप किसी स्पेसिफिक, अगर आप टॉप बॉटम पे कम देना चाहते हैं और लेफ्ट और राइट पे ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और इस तरह 4 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, हर एक वाले अलग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, सो ऑन। सो दिस इज पैडिंग। बॉर्डर अगर हम डिस्कस करें, व्हाट इज़ बॉर्डर? बॉर्डर कहते हैं बाउंड्री को। उस बाउंड्री को हम ब्यूटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द CSS। यही कंटेनर है, मैं यहाँ पे बॉर्डर लेता हूँ। तो बॉर्डर के 3 प्रॉपर्टीज़ आपको स्पेसिफाई करने होंगे। किसी भी बॉर्डर को बनाने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करने होंगे। द फर्स्ट वन इज कलर, फिर साइज, और फिर बॉर्डर स्टाइल। तो मैं बॉर्डर कलर डिफाइन कर लेता हूँ ऑरेंज, और बॉर्डर का जो विड्थ है वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ 1 पिक्सल्स में आप देंगे। और जो बॉर्डर का स्टाइल है वो क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, डैश भी होता है, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो आपको यहाँ पे 1 पिक्सल्स का वो शायद नज़र आ जाए। मैं इसको 5 पिक्सल्स कर देता हूं ताकि बड़ा बॉर्डर बन जाए, सही है। सो दिस इज आवर बॉर्डर। ये सॉलिड है, डिफरेंट कलर्स है। आपको पता है आप इस बॉर्डर को एक लाइन पे बना सकते हैं। कैसे? आप बॉर्डर लिखें और इसको पहले साइज दें 1 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, फिर वो दें कौन सा स्टाइल है बॉर्डर का, और फिर कलर दें। तो आप तीनों एक लाइन पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाए तो वन ऑफ द सेम थिंग। अच्छा, सॉलिड के अलावा कौन से हैं हमारे पास? डैश्ड है, उसमें डैश होंगे, ठीक है। डॉटेड में ये है कि वो डॉट्स होंगे। ये देखिए डॉट्स है, जिस तरह वो रसीद को काटते हैं और उस तरह का फीलिंग इससे आता है, ठीक है। कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है। सॉलिड अगर करें तो वो नहीं है अच्छा, ये भी अच्छा है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बॉर्डर को आप अगर इन कॉर्नर्स, बहुत शार्प कॉर्नर्स है ना, अब यूआई में नया ट्रेंड आया है कि हर बॉर्डर को लोग शार्प बॉर्डर्स को नहीं छोड़ रहे। आप विंडोज़ 11 को देखें, ये देखिए विंडोज़ की लोगो देखें, इसके एजेस भी इन्होंने वो कर दिए हैं, राउंड कर दिए हैं थोड़े से, हाँ कर्व्स कर दिए हैं। ये देखिए इन सब को, ये जो ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें ये कर्व्स हैं। ये देखिए ये बड़ा जो ओपन हो रहा है ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। शाओमी कहते हैं, शाओमी है राइट, एक कंपनी है, उसने
बहुत करोड़ों रुपए अपने लोगों पे लगाया, उसने लोगों में क्या किया कि उसका बस बॉर्डर रेडियस नहीं था, उसका बॉर्डर रेडियस उसके कॉर्नर्स को वो उन्होंने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। अब कैसे करेंगे, आसान, एक ही प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। तो मैं अगर इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहता हूं तो बॉर्डर रेडियस में दूंगा। मैं अगर 5 पिक्सल्स दूं तो थोड़ा सा वो हो जाएगा 10 पिक्सल्स, इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं तो ये इस तरह राउंड हो जाएगा। सही है। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर को आप दे देते हैं ना तो बॉर्डर चारों तरफ, आप एक जगह एक बॉर्डर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स से आप बॉर्डर बॉटम का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको क्रिम्सन भी कर सकते हैं। ये देखिए नीचे रेड है, ऊपर वो है। तो जिस तरह मैंने बॉर्डर साइज, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल लिखा, बिल्कुल इसी तरह अलग अलग बॉर्डर का हर तरफ आप वो अलग अलग स्टाइल कर सकते हैं। बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर बॉटम विथ, बॉर्डर बॉटम क्या कहते हैं स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, इस तरह बॉर्डर टॉप बॉटम स्टाइल, हाँ सब कुछ जिस तरह हमने बॉर्डर में पढ़ा उसी तरह सब प्रॉपर्टीज आप एक एक तरफ के बॉर्डर के लिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इवन मैं अगर बॉर्डर टॉप को वो करना चाहता हूँ, उसके स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, मैं उसको डेस्ट कर देता हूँ। सही है, सो आई कैन डू दैट। Alright, so these are all about the padding and the border. कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। So this is our like the box model. कोई आपसे पूछे कि बॉक्स मॉडल किसे कहते हैं, तो बॉक्स मॉडल का मतलब है हर एक HTML एलिमेंट को एज अ बॉक्स कंसिडर करना और उनके बाहर स्पेसेस क्रिएट करने के लिए, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसेस क्रिएट करने के लिए, बॉर्डर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक मार्जिन्स, पैडिंग्स एंड बॉर्डर्स। सही है। दैट इज़ ऑल अबाउट बॉक्स मॉडल। अब आप ऐसा करें कि डिफरेंट डिव्स बनाएं और उन डिव्स को, अच्छा मैं एक बात भूल गया, आपको पता है यहाँ पे ये जो मार्जिन है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये ऊपर का मार्जिन और यहाँ पे जो लेफ्ट मार्जिन है ये ब्राउज़र खुद ये मार्जिन ऐड करता है। अगर आप इन मार्जिन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आसान काम ये है कि आप यहाँ पे आए स्टाइल और CSS में और बॉडी के अंदर मार्जिन्स को ज़ीरो करें। ओवरऑल स्टार में भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। मार्जिन्स क्या है, वो ज़ीरो से, लेकिन ये टॉप पे क्यों नहीं गया H1, इसलिए कि H1 और P दोनों बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन टॉप और कुछ मार्जिन बॉटम लेते हैं, यानी मेरे ख्याल से 5 to 10 पिक्सल उनका मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम होता है, P और H दोनों। मैं अगर इस मार्जिन टॉप को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्जिन टॉप 0 पिक्सल 0 वन ऑफ द सेम। सही है। तो अब हमारे जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स थे वो ख़त्म हो गए और हमारा पेज बिल्कुल प्योर हो गया। सो आप क्या करें कि डिव्स बनाएं, 2-3 डिव्स बनाएं, उनको बॉर्डर्स दें, उनको पेडिंग्स दें और उनको मार्जिन्स भी दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और फिर इंशाल्लाह मैं टास्क अपलोड कर दूंगा, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें ये कवर हो जाएगी। So I guess that's it for today. Inshallah, see you in the next class.